आप सभी लोगों को नमस्कार। अभी इस वीडियो में हम लोग दृष्टि का जो है मैगजीन है, मंथली मैगजीन है, ठीक है। अभी लेटेस्ट अगस्त तक ही आया है, तो अगस्त माह का लेटेस्ट जो मैगजीन है उसको हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। और मैगजीन पढ़ने से क्या होती है ना, उसका एडिटोरियल वगैरह खासकर पढ़ने से एक कंसेप्ट बिल्डअप होती है कि किस प्रकार से मेंस में आंसर अटेंड करना, या फिर ऐसे भी हमारे समाज में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, और भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए, और जो भी है राजनीतिक मुद्दे, योजनाएं, मतलब एक जागरूक नागरिक को जो चीजें जाननी चाहिए वो सारी चीजें हमें एडिटोरियल पढ़ के मिलती हैं, ठीक है। देखिए इसमें इतने सारा टॉपिक है। भारत मालदीव कूटनीति पढ़ना है, अमेरिका टैरिफ जो बहुत न्यूज में भी रहता है, सारी चीजें। ऊर्जा को लेके न्यूज बहुत ज्यादा है अभी। अपशिष्ट को लेके है, किस तरह से सुधार करना है, नीतिगत सुधार, भारत की समस्थानिक शक्ति क्या है, ये सारा चीजें। भारत एट 2047 के लिए जो कृषि क्रांति है वो क्या होनी चाहिए, सब चीजें हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके इसको हम लोग पढ़ेंगे, एक टॉपिक एक वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिना देर के हम लोग पढ़ते हैं भारत मालदीव कूटनीति के बदलते आयाम। तो भारत के साथ और मालदीव के क्या रिश्ते हैं, किस प्रकार से दोनों देशों के बीच में कूटनीति में बदलाव देखने को मिला है, इस चीज को अभी हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए सोर्स भी दिया गया है कि एडिटोरियल कहाँ पे पब्लिश हुआ था, तो इंडियन एक्सप्रेस में हुआ था। पीएम मोदी जब विजिट किए थे मालदीव तब ये चीजें हुआ था पब्लिश। तो भारत मालदीव संबंध, यह तब उल्लेखनीय तनाव आया जब मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति ने वर्ष 2023 में इंडिया आउट अभियान के आधार पर ही सत्ता में आते हैं। तो चूंकि उनका कैंपेन में ही था इंडिया आउट, क्योंकि जो भी रीजन रहा हो वहाँ के लोग जो है इंडिया को शायद पसंद नहीं कर रहे थे, इसलिए इन्होंने इंडिया आउट मिशन चलाया, अभियान चलाया, और ये सक्सेस भी हुए। तो इसके आते ही वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनके आते ही इन्होंने चीन से संपर्क बढ़ाया और भारतीय सैनिकों की वापसी की मांग की और कहा कि भारत अपने सैनिक वापस ले जाओ। मालदीव के मंत्रियों की अपमानजनक, और वहाँ के जो मंत्री थे चूंकि वो इसी बेसिस पे बने ही थे कि इंडिया आउट, तो मतलब वहाँ की जनता को पसंद आ रहा था। अब जो जनता को पसंद आएगा तो वो तो मंत्री करेंगे ही। तो वहाँ के मंत्री लोगों ने भी टिप्पणी किया, ठीक है, और टिप्पणी के बाद जो विवाद था उसको और जटिल बना दिया। इसका परिणाम क्या हुआ कि इसके कारण भारतीय पर्यटन में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली, जो इस द्वीप समूह की आर्थिक जीवन रेखा है मालदीव के। लेकिन यहाँ के पर्यटन लोग, सही बात है, हमारे देश के खिलाफ कोई बोलेगा तो हमारे यहाँ के लोग नहीं जाएंगे वहां पे, ठीक है। तो वहाँ का पर्यटन अस्त व्यस्त हो गया। हाल ही में उच्च स्तरीय राजनयिक वार्ता द्विपक्षीय संबंधों में संभावित सुधार का संकेत देती है। हिंद महासागर के महत्वपूर्ण जो नौवहन मार्ग हैं वहां पे स्थित होने के कारण मालदीव जो है वो भारत के समुद्री सुरक्षा और नेबरहुड फर्स्ट नीति के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भी बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका लोकेशन को दिखाया गया है। तो यहाँ पे मालदीव को मैप में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे इक्वेटर है और यहाँ पे जस्ट इक्वेटर है। यहाँ पे देखिए इसके जस्ट पास में ही मालदीव है और यहाँ पे लक्कादेव सी है, ठीक है, लक्कादेव सी है। और ये हुआदू अटॉल, ये बहुत सारा मालदीव का जो छोटे छोटे द्वीप है उसके नाम है, ठीक है। यहाँ पे माले देखिए बीचों बीच में स्थित है। इधर अरेबियन सी है और इंडियन ओशियन है, ठीक है, इंडियन ओशन। चलिए हम लोग नेक्स्ट इसका पढ़ेंगे। तो भारत के साथ इसका क्या विवाद है, क्या मैटर है, नहीं है। तो समय के साथ भारत मालदीव संबंध कैसे विकसित हुआ, इसका पूरा हम लोग इतिहास देखेंगे। तो जो प्रारंभिक राजनयिक संबंध थे अर्थात कि 1965 से लेकर 1980 के दशक तक, उस टाइम भारतवर्ष 1965 में मालदीव की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था, जिसने साझा भूगोल और संस्कृति पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंधों की नींव रखी थी। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे मालदीव का समर्थन किया और प्रारंभिक आर्थिक और सुरक्षा भी सहायता की, क्योंकि भारत की हमेशा से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी नीति रही है और नजदीक भौगोलिक रीजन से जो है भारत
मालदीव के सबसे करीब है, इसलिए भी यहाँ से सुरक्षा वगैरह और इकोनॉमिकल सपोर्ट दिया जाता है। ऑपरेशन कैक्टस। तो 1988 एक निर्णायक क्षण था, ऑपरेशन कैक्टस, जब भारत ने तख्ता पलट के प्रयास को विफल करने के लिए त्वरित हस्तक्षेप किया था मालदीव में और एक विश्वसनीय सुरक्षा भागीदार के रूप में अपनी भूमिका को सुदृढ़ किया था। कब? तो 1988 में। कहाँ पे? तो मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस। संबंधों का सुदृढ़ीकरण 1990 का दशक 2000 के दशक के प्रारंभ तक रहा। संबंधों का सुदृढ़ीकरण तो 1990 का दशक 2000 दशक के प्रारंभ। विकास सहायता किया, भारत ने जो है मालदीव में विकास सहायता किया, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा और बुनियादी जो अवसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके माध्यम से संबंध जो है भारत का मालदीव के साथ और ज्यादा मजबूत हो गया। मालदीव में पर्यटन के विकसित होने के साथ ही भारत एक प्रमुख आर्थिक और व्यापारिक भागीदार के रूप में भी उभरा। दोनों देशों ने सार्क जैसे क्षेत्रीय मंचों पर आपदा राहत, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी ध्यान केंद्रित करते हुए सहयोग किया। अर्थात जो सार्क है वो साउथ एशियन है, जिसमें भारत को हमेशा जो है मालदीव से और मालदीव को हमेशा भारत से हर मुद्दे पे, चाहे आपदा हो चाहे इकोनॉमिकल हो, क्षेत्रीय हो, सब में सहयोग मिला। लोकतांत्रिक परिवर्तन और रणनीतिक बदलाव 2008 से लेकर 2012 तक। तो वर्ष 2008 में मोहम्मद नशीद के चुनाव ने मालदीव की बहुदलीय लोकतंत्र की ओर रुख और भारत के साथ घनिष्ठ संबंध, विशेष रूप से जलवायु कूटनीति के क्षेत्र में को चिन्हित किया था। हालांकि वर्ष 2012 में नशीद के निष्कासन के बाद राष्ट्रपति यामीन के नेतृत्व में चीन की ओर झुकाव बढ़ा। तो 2008 में मोहम्मद नशीद बनते हैं, जो कि लोकतांत्रिक विचारधारा के सपोर्टर थे, लेकिन नशीद को हटा दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है, और जो यामीन बनते हैं वो चाइनीज की तरफ झुकाव रखने लगे, जिससे भारत में इनका प्रभाव कम होने की चिंताएं उत्पन्न हुई। तो चूंकि चाइना का प्रभाव बढ़ने लगा और उसके जिम्मेदार थे वहां के राष्ट्रपति यामीन, तो भारत का प्रभाव कम हुआ। राजनयिक पुनर्स्थापना और व्यवहारिक जुड़ाव 2013 और वर्तमान में क्या मैटर है? तो भारत जो है वर्ष 2004 के सुनामी और दिसंबर 2014 में माले जल संकट ऑपरेशन नीर दोनों के दौरान मालदीव की सहायता करने वाला पहला देश था। जब 2004 में सुनामी आया था और जब 2014 में माले संकट आया था, तो उस दोनों समय भारत ने ही सहायता दिया। जनवरी 2020 में भारत द्वारा खसरे के टीके की 30,000 खुराक, खसरा का 30,000 दिया गया और समय पर कोविड-19 सहायता ने संकटों में मालदीव के प्रथम उत्तरदाता के रूप में उसकी भूमिका की पुष्टि की। तो भारत यह बताया, मालदीव को जताया कि तुम धोखेबाज हो सकते हो लेकिन हम नहीं। तो भारत ने जो है 30,000 और मेडिकली जो सपोर्ट करता था किया, और कोविड-19 के समय भी वहाँ के लोगों का इलाज किया। वर्ष 2023 में राष्ट्रपति बनते हैं मुइज्जू। तो मुइज्जू तो अपना कैंपेन में ही चला दिए कि इंडिया आउट मुइज्जू। तो मुइज्जू इंडिया आउट के नारे के साथ सत्ता में आए। उन्होंने भारतीय सैनिकों की वापसी और राष्ट्रवादी संप्रभुता केंद्रित रुख अपनाने की मांग की। वर्ष 2024 में उनकी विदेश नीति में व्यवहारिकता की ओर झुकाव दिखाई देता है। हालांकि इंडिया आउट लोगों की जो मानसिकता थी, सोच थी, उसका फायदा उठा के मुइज्जू राष्ट्रपति तो जरूर बन गए, लेकिन सत्ता पे आने के बाद इनको एहसास हुआ कि भारत के बिना नहीं मालदीव का कोई गुजारा नहीं हो पाएगा। जुलाई 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री की मालदीव में यात्रा होती है, जो द्विपक्षीय संबंधों की 60वीं वर्षगांठ है। इसमें कई महत्वपूर्ण समझौतों पे भी हस्ताक्षर हुए हैं।
भारत मालदीव संबंधों में अभिसरण के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो आर्थिक और वित्तीय सहयोग। भारत जो है वो मालदीव का सबसे बड़ा वित्तीय साझेदार बना हुआ है, जो वित्तीय अस्थिरता के दौरान भी महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान करता है। किसको? तो मालदीव को। भारत द्वारा हाल ही में बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए ₹4,850 करोड़ की ऋण सहायता की पेशकश की गई, जो इस बढ़ती साझेदारी का एक स्पष्ट संकेत है। इसके अलावा भारत ने $50 मिलियन मूल्य के ट्रेजरी बिल जारी किए, जो मालदीव के ऋण दबाव को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय कदम है। वर्ष 2024 में मालदीव को भारत की विकास सहायता में 50% की वृद्धि हुई, जो मालदीव की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में भारत की भूमिका की तात्कालिकता और महत्व को रेखांकित करता है। वर्ष 2024 में भारत और मालदीव ने व्यापक आर्थिक एवं समुद्री सुरक्षा साझेदारी के लिए एक विजन दस्तावेज पे हस्ताक्षर भी करता है। तो वर्ष 2024 में भारत और मालदीव के बीच में एक विजन दस्तावेज पे साइन होता है। बुनियादी अवसंरचना की बात करें तो इसके लिए भी बुनियादी अवसंरचना सहयोग द्विपक्षीय संबंधों की आधारशिला पे बना हुआ है, जिसमें भारत कई प्रमुख परियोजनाओं में केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। ठीक है। अब इसके अलावा है ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट या GM जो है GMCP। ये क्या है? तो इसमें है कि GMCP और थिला माले ब्रिज में भारत की सहायता मालदीव की बुनियादी अवसंरचना को मजबूत करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को बताता है। घरेलू राजनीति के कारण कुछ विलंब के बावजूद ये परियोजनाएं शहरी भीड़ भाड़ को कम करने और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण होगी। कौन सी? तो GMCP ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। इसके अतिरिक्त भारत और मालदीव में 65 उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना HICDP का समर्थन कर रहा है, जिससे देश के सतत विकास लक्ष्यों में भारत की भूमिका और मजबूत हो रही है। अगर समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग की बात किया जाए तो हिंद महासागर में मालदीव की रणनीतिक स्थिति और इसे क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा का केंद्र बनाती है। विगत कुछ वर्षों में तनाव के बावजूद दोनों देशों ने मजबूत सुरक्षा संबंध बनाए रखे हैं, जैसा कि वर्ष 2024 में श्रीलंका के साथ त्रिपक्षीय दोस्ती अभ्यास की निरंतरता में देखा जा सकता है। भारत के समर्थन में समुद्री क्षेत्र जागरूकता में सुधार के लिए मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF की परिसंपत्तियों को उन्नत रडार प्रणालियों से उन्नत करना शामिल है। इसके अलावा भारत खोज और बचाव कार्यों के साथ साथ आपदा मोचन के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करके मालदीव के तटीय सुरक्षा बुनियादी अवसंरचना को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यटन और लोगों के बीच संबंध। तो मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ भारतीय पर्यटकों का सबसे बड़ा स्रोत जाता है। हाल के राजनीतिक तनावों के बावजूद भारत ने मालदीव के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निरंतर सहायता प्रदान की है। संकट के बाद हवाई और समुद्री संपर्कों की पुनर्स्थापना तथा मालदीव में नौका सेवाओं को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन किया गया। लोगों के बीच संबंधों की निरंतर प्रासंगिकता को दर्शाया गया। कोविड-19 महामारी के बाद 2020 से लेकर 2023 तक मालदीव अपने आने वाले पर्यटकों में भारतीय पर्यटकों की संख्या लगातार शीर्ष पे रही है। जलवायु परिवर्तन और सतत विकास। दोनों देशों की जलवायु अनुकूल रणनीतियों और पर्यावरणीय संधारणीयता में साझा रुचि है, विशेषकर मालदीव के निचले भौगोलिक क्षेत्र तथा बढ़ते समुद्री स्तर के प्रति सुविधता को देखते हुए सौर ऊर्जा परियोजना जैसे नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना के विकास में भारत का समर्थन इस अभिसरण को रेखांकित करता है।
भारत ने 28 द्वीपों में सौर ऊर्जा को चलने वाली जल और सीवेज प्रणालियों सहित जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले परियोजनाओं के लिए सहायता देने का वादा किया है, जो मालदीव की जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में योगदान देगा। इसके अलावा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना में देश के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए जलवायु सचेत डिजाइन और जैसे पर्यावरण अनुकूल निर्माण और ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था को शामिल किया गया है। भारत और मालदीव के बीच तनाव के क्षेत्र कौन कौन से हैं? मालदीव में चीन का बढ़ता प्रभाव। चीन के साथ मालदीव के बढ़ते जुड़ाव ने भारत के लिए चिंताएं बढ़ा दी हैं। मालदीव द्वारा चीन के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया, जिसमें बुनियादी अवसंरचना और रक्षा क्षेत्र शामिल है तथा मालदीव के ऋण पुनर्संरचना में चीन का समर्थन है। भारत पर निर्भरता कम करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है मालदीव का चीन पे निर्भरता। यह बदलाव बंदरगाहों और कृषि भूमि से जुड़े रणनीतिक समझौतों में विशेष रूप से स्पष्ट है, जहां उथूर थिला फलहू सैन्य अड्डा एक भारतीय अनुदान सहायता परियोजना के पास स्थित कुछ भूखंडों का कथित तौर पर चीन द्वारा सैन्य संबंधी गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा रहा है। जनवरी 24 में मुइज़ू की चीन यात्रा ने उनके संबंध को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया, जिसे बीजिंग के साथ उनके गठबंधन का पता चलता है। भारत की महत्वपूर्ण आर्थिक एवं सैन्य समर्थन के बावजूद माले में चीनी सैन्य जहाजों की डॉकिंग और भारत की रणनीतिक परिसंपत्तियों के पास चीनी वित्त पोषित बुनियादी अवसंरचना का निर्माण मालदीव की चीन की ओर बढ़ते झुकाव को उजागर करता है। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और समुद्री चिंताएं। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और समुद्री चिंताएं। तो भारत और मालदीव के बीच एक तकनीकी लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा दोनों देशों के बीच में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते का समाप्त होना है। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और समुद्री चिंताएं भी हैं भारत और मालदीव के बीच में। यह समझौता, जो समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण था, वर्ष 2023 के अंत में मालदीव द्वारा संप्रभुता संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए निलंबित कर दिया गया था। तो जो भी भारत और मालदीव के बीच हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण था, उसको भी निलंबित कर दिया था मालदीव 2023 में। और बहाना क्या बनाया था कि ये समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण का जो भी अध्ययन था, उसके लिए संप्रभुता कि मेरा जो निजी संप्रभुता है मालदीव का, वो हनन होते दिखाई दे रहा है। मालदीव के जल क्षेत्र के निकट समुद्र तल के सर्वेक्षण और मैपिंग में भारत की भूमिका एक दीर्घकालिक सहयोग रहा है, जो अब अनिश्चितता का सामना कर रहा है। तो लंबे समय से भारत वहां पे समुद्र तल में जो भी मैपिंग वगैरह था, इनोवेशन का कार्य कर रहा था। इस घटनाक्रम को मालदीव द्वारा भारत और चीन दोनों के हितों के मद्देनजर अपनी स्वतंत्रता की पुनः पुष्टि करने के प्रयास के परिणाम के रूप में देखा गया। हालांकि इससे व्यापक समुद्री सुरक्षा पर सहयोग कम होने का जोखिम है। पर्यटन और भारत विरोधी भावनाएं। वर्ष 2024 में मालदीव के कनिष्ठ मंत्रियों द्वारा भारतीय पीएम के बारे में अपमानजनक टिप्पणियों ने भारत में एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया को जन्म दिया, जिसके कारण भारतीय सोशल मीडिया पर #बायकॉट मालदीव्स अभियान चलाया गया। ठीक है। हालांकि बाद में इन टिप्पणियों की निंदा की गई और परिणाम स्वरूप जो भी मंत्री संबंधित थे उनको निलंबित कर दिया गया। निलंबन के बाद लोगों के बीच में संबंधों में तनाव उत्पन्न हुआ। राजनयिक परिणामों के कारण भारतीय पर्यटकों के आगमन में भारी गिरावट आई, जो मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
2024 में मालदीव जाने वाले भारतीयों की संख्या लगभग 37.47% के गिरावट देखने को मिली। ऋण और वित्तीय निर्भरता। तो भारत ने महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बावजूद मालदीव के चल रहे आर्थिक संकट ने उसे चीन और खाड़ी देशों से अतिरिक्त वित्तीय सहायता लेने के लिए प्रेरित किया। मालदीव सरकार पे बढ़ता ऋण बोझ, विशेषकर भारत द्वारा दिए गए रियायती ऋणों की तुलना में भारत मालदीव संबंधों में तनाव उत्पन्न कर रहा है। यह आर्थिक असंतुलन द्विपक्षीय संबंधों को और जटिल बना देता है। मालदीव की भारतीय सहायता पर निर्भरता और साथ ही चीन के प्रति उसका ऋण यह दर्शाता है कि विदेशी आर्थिक प्रतिबद्धताओं को लेकर उसे एक कठिन संतुलन बनाना पड़ रहा है। किसको? तो मालदीव को, जो भारत के साथ उसके संबंधों को प्रभावित करता है। भारत की सैन्य उपस्थिति और इंडिया आउट अभियान क्या है? तो इसका मुद्दा क्यों गरमाया? तो इंडिया आउट अभियान का जो मुद्दा था वो इसलिए भी लाइमलाइट में रहा क्योंकि विशेष रूप से भारत द्वारा प्रदान किए गए जो विमान थे और तटीय रडार थे, इनके संचालन एवं रख रखाव के लिए मालदीव में भारतीय सैन्य कर्मियों की उपस्थिति थी। मालदीव में घरेलू स्तर पे एक विवादास्पद मुद्दा हो रहा था क्योंकि यहाँ पे जो भी टेक्नोलॉजी संबंधित हथियार थे वो सारे भारतीय सैनिक ही उसको संचालित करते थे। विपक्षी दलों द्वारा संचालित और वर्तमान राष्ट्रपति द्वारा अपने चुनाव अभियान के दौरान परिवर्तित इंडिया आउट अभियान से भारत की सैन्य उपस्थिति को मालदीव की संप्रभुता के उल्लंघन के रूप में चित्रित करके गति पकड़ाया, जोर दिया और लोगों को मैनिपुलेट किया। हालांकि भारत सरकार का कहना है कि वहां तैनात उसके सैन्य कर्मियों की उपस्थिति मालदीव सरकार के निमंत्रण पे है और मालदीव सरकार ने निमंत्रण दिया था कि हमारे सैनिक प्रशिक्षित नहीं है और ये सारे उपकरण चलाने में सक्षम नहीं है और वे प्रशिक्षण तथा मानवीय सहायता के लिए वहां पे हैं, ना कि भारतीय सैनिक वहां पे किसी अन्य उद्देश्य के लिए हैं। फिर भी मालदीव में क्योंकि उनको मैनिपुलेट किया गया ना उसके हिसाब से, तो इसलिए मालदीव में जो जनता की धारणा थी लगातार अधिक आलोचनात्मक होती जा रही थी कि इंडिया के सैनिक यहाँ पे क्यों मौजूद है। मत्स्य के अधिकार और समुद्री संसाधन विवाद। तो ये क्या है? मत्स्य के अधिकार और समुद्री संसाधन विवाद क्या है? तो मत्स्य क्षेत्रों विशेष रूप से लक्षद्वीप मालदीव समुद्री सीमा के पास विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ को लेकर के समय समय पर तनाव देखने को मिलता है। ठीक है, मत्स्य क्योंकि भारत के साथ ही सटा हुआ कुछ ही दूर पर मालदीव है तो उसका भी समुद्र में अलग क्षेत्राधिकार है, भारत का अलग है, तो वहां के संसाधन की यूज को लेकर डिस्प्यूट होता है मत्स्य को लेकर। भारतीय मत्स्य जहाजों द्वारा उनके क्षेत्रीय जल में अतिक्रमण करने को लेकर मालदीव की चिंताएं द्विपक्षीय बैठकों के दौरान उठाई गई हैं। ये मुद्दे संवेदनशील हैं क्योंकि मत्स्य दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण आजीविका का क्षेत्र है। तथा कथित उल्लंघन मालदीव में राजनयिक विरोध एवं घरेलू प्रतिक्रिया को जन्म दे सकते हैं और ऐसे सो कॉल्ड करके अफवाह फैलाया जाए या फिर सच में उल्लंघन हो तो मालदीव में जो भी राजनयिक विरोध ऑलरेडी चल रहा है इंडिया बैकआउट उसको और ज्यादा हवा मिलने की प्रबल संभावना है। जनवरी 2024 में भारतीय तटरक्षक बल ने मालदीव की समुद्री सीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ में घुसकर मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर छापेमारी की जिससे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय चिंता उत्पन्न हो गई। तो मालदीव के साथ अपने संबंध अच्छे करने के लिए बढ़ाने के लिए भारत क्या क्या उपाय अपना सकता है? तो देखिए यहाँ पे नागरिक संपर्क के माध्यम से पुनर्संयोजित रक्षा कूटनीति, इसके माध्यम से भी पॉसिबल है। तो भारत को क्षमता निर्माण, समुद्री क्षेत्र जागरूकता और मानवीय सहायता पर ध्यान केंद्रित करते हुए गैर सैन्यकृत सुरक्षा सहायता बढ़ा करके मालदीव के साथ अपने रक्षा सहयोग को नए सिरे से पुनः परिभाषित करना चाहिए।
इसके अलावा सैन्य आधारित उपस्थिति से नागरिक नेतृत्व वाली रणनीतिक उपस्थिति में परिवर्तन, मालदीव की घरेलू भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता सुनिश्चित कर सकता है भारत। इसके अलावा तटीय जो रडार है और चिकित्सा निकासी प्लेटफॉर्म है, इनके जैसे दोहरे उपयोग वाली परिसंपत्तियों की तैनाती करके नरम सुरक्षा साझेदारी को बढ़ा के यह दृष्टिकोण रणनीतिक अनिवार्यताओं को संप्रभुता संबंधी चिंताओं के साथ संतुलित करता है। सह स्वामित्व मॉडल के साथ संयुक्त अवसंरचना विकास। तो सह स्वामित्व मॉडल के साथ संयुक्त अवसंरचना विकास क्या है? तो भारत को पारस्परिक आधिपत्य और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से अस्थायी बंदरगाहों, डिजिटल कनेक्टिविटी एवं ऊर्जा में अवसंरचना में सहनिवेश कार्य ढांचे का प्रस्ताव करना चाहिए। दाता प्राप्तकर्ता गतिशीलता से हटकर समान भागीदारी मॉडल की ओर बढ़ने से भू राजनीतिक संदेह कम हो सकता है। संयुक्त परियोजना संचालन समितियों की स्थापना से जवाबदेही में सुधार होगा और प्रभुत्व की जो धारणा है उसको रोका जा सकेगा। तो संयुक्त परियोजना संचालन समितियों की स्थापना से क्या होगा? तो जवाबदेही में सुधार होगा और प्रभुत्व की धारणा को रोक सकेगा। सांस्कृतिक कूटनीति के माध्यम से लोगों के बीच में संबंधों को पुनर्जीवित करना। तो ये भी कार्य हो सकता है कि सांस्कृतिक बहुत अच्छा तरीका होता है लोगों से कनेक्ट करने का। जनधारणा के अंतर को न्यूनतम करने के लिए भारत को सांस्कृतिक समन्वय, भाषा, छात्रवृत्ति, शैक्षिक फेलोशिप और युवा संवाद के माध्यम से सॉफ्ट डिप्लोमेसी को बढ़ावा देना चाहिए। नागरिक समाज की भागीदारी को पुनर्जीवित करने से राजनीतिक चक्रों से स्वतंत्र जमीनी स्तर पर सद्भावना का पुनर्निर्माण हो सकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, छात्रवृत्ति या स्टडी इन इंडिया मंच जैसे साधनों का लाभ उठाकर भी भारत की सॉफ्ट छवि को निखारा जा सकता है। स्थानीय सशक्तिकरण के साथ रणनीतिक पर्यटन गलियारे में भी बढ़ोतरी एक तरीका हो सकता है कि स्थानीय सशक्तिकरण के साथ ही पर्यटन गलियारे को बढ़ावा मिले। वैसे भी पर्यटन में भारत बहुत ज्यादा कोऑपरेट करता है मालदीव को। भारत आर्थिक परस्पर निर्भरता को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप, मिनिकॉय और उत्तरी मालदीव को शामिल करते हुए सीमा पार इको पर्यटन एवं विरासत परिपथ स्थापित कर सकता है। ऐसे पहलों में स्थानीय समुदाय की भागीदारी, रोजगार सृजन और अस्थायी प्रथाओं को शामिल किया जाना चाहिए। यह न केवल पर्यटन प्रतिद्वंदिता को कम करेगा बल्कि साझा समृद्धि के आख्यानों को भी बढ़ावा देगा। उच्च स्तरीय रणनीतिक वार्ता तंत्र, वार्षिक शिखर सम्मेलनों, कार्य समूहों और संकट समाधान हॉटलाइन के साथ एक संरचित भारत मालदीव रणनीतिक एवं आर्थिक वार्ता को संस्थागत रूप देने से शासन परिवर्तन के बावजूद जुड़ाव की निरंतरता सुनिश्चित हो सकती है। तो शासन परिवर्तन के बावजूद जुड़ाव की निरंतरता सुनिश्चित हो जाएगी अगर अच्छे तरीके से वार्ता तंत्र विकसित किया जाए तो। इसके अलावा और क्या तरीके हैं? इसके अलावा यह विश्वास निर्माण, पारदर्शी संचार और तृतीय पक्ष नौसैनिक उपस्थिति जैसे कि भू राजनीतिक घटनाक्रमों पर समन्वित प्रतिक्रिया के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। ऋण स्थिरता और क्षेत्रीय वित्तीय सहायता कार्य ढांचा, तो भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में ऋण की पारदर्शिता होनी चाहिए। इसके अलावा सतत वित्त पोषण, लगातार वित्त पोषण के लिए एक क्षेत्रीय प्रयास करने का नेतृत्व भी करना चाहिए। मालदीव को उच्च ब्याज या राजनीतिक रूप से सशर्त ऋणों के विकल्प प्रदान करना चाहिए। और क्या हो सकता है भारत मालदीव के रिश्ते सुधारने के लिए? तो मालदीव भारत विकास वित्त पोषण सुविधा, वित्त का मतलब वित्तीय सहायता, बिना किसी दबाव के एक स्थिर आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की भूमिका को रेखांकित करती है। डिजिटल और जलवायु अनुकूलन सहयोग भी हो सकता है।
जैसे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, फिनटेक विनियमन और जलवायु आपदाओं के लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियों पे संयुक्त प्रयास जो है वो कार्यात्मक संबंधों को और प्रगाढ़ जो है वो कर सकता है। एपीआई या डिजी लॉकर जैसे भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुभव को एक उपयुक्त कार्य ढांचे के तहत तकनीकी अंतरण के माध्यम से मालदीव में अपनाया जा सकता है। जल सुरक्षा और प्रवाल भित्तियों के संरक्षण में जलवायु अनुकूलन प्रौद्योगिकियां भी सहयोगात्मक आधार प्रदान करती हैं। ब्लू इकोनॉमी नवाचार साझेदारी, तो ये भी एक तरीका है, जैसे कि समुद्री जैव प्रौद्योगिकी, मत्स्यिकी संधारणीयता और स्वच्छ जो नौवहन होगा उस पर केंद्रित एक द्विपक्षीय ब्लू इकोनॉमिक नवाचार केंद्र का निर्माण हुआ, जो कि नए युग के आर्थिक क्षेत्रों को खोल सकता है। यह एक रणनीतिक विकास समझौते के रूप में काम कर सकता है, जो भारत के वैज्ञानिक विशेषज्ञता को मालदीव के संसाधन क्षमता के साथ जोड़ता है। संयुक्त पेटेंट या स्टार्टअप इनक्यूबेटर और महासागर फेलोशिप इसे संस्थागत रूप से दे सकता है। अब आता है ये भारत और मालदीव का जो रिश्ता था तो उसका निष्कर्ष की बारी। तो भारत और मालदीव के संबंध हाल के समय में रणनीतिक तनाव और राजनीतिक बयानबाजी से प्रभावित हुए हैं। हालांकि इसके बाद भी फिर भी ये संबंध ऐतिहासिक संबंधों, भौगोलिक निकटता और साझा क्षेत्रीय हितों पर आधारित है। जैसा कि कहा जाता है, कूटनीति में कोई अस्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता, केवल अस्थायी हित होता है। अपने हित के लिए अपने मतलब के अनुसार कूटनीति मतलब अदर देशों से दोस्ती और दुश्मनी की जाती रहती है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भारत को मालदीव के साथ स्थिर हित आधारित और जनहितकारी संबंधों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिससे हिंद महासागर जो है वो शांति, समृद्धि और साझेदारी का क्षेत्र बना रहे। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये निकला कि ठीक है, तनाव है भारत मालदीव के बीच में, इसके बावजूद भारत मालदीव का संबंध इतना मतलब आसानी से नहीं खत्म होने वाला, क्योंकि ये सिर्फ नेताओं की वजह से नहीं जुड़ा है, बल्कि एक तो भौगोलिक इस एरिया पास में है, उसकी वजह से सांस्कृतिक है, ऐतिहासिक भी है, और फिर वहां पे वैसे भी कूटनीति जो मैटर होती है उसमें कोई परमानेंट शत्रु और मित्र नहीं होता है। ठीक है, अपना अपना हित होता है। तो मालदीव का अगर हित है भारत के साथ, तो भारत जुड़ा हुआ है, भारत को भी कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट है कि चाइना इधर ना कब्जा कर ले, तो इसलिए भारत भी जुड़ा हुआ है। तो वही कहना है कि भारत को मालदीव के साथ जो है हित आधारित और जनहितकारी संबंध को प्राथमिकता देना चाहिए। इससे पूरी शांति रहेगी इधर के एरिया में, हिंद महासागर में, और सब कुछ सही से चलेगा सुचारू रूप से। इसी के साथ ही चैप्टर होता है हम समाप्त भारत मालदीव, और थ्योरेटिकल पार्ट आएगा। अगर इसको हम लोग पढ़ के समझ लेते हैं तो वो बन जाएगा क्वेश्चन। सेकेंड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।